हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी लीना मैम। बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय संचार और जनसंचार। आज हमारे जीवन में संचार और जनसंचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पर जनसंचार पढ़ने से पहले मैं आपको संचार के बारे में पढ़ाऊँगी और आपको समझाऊँगी, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। संचार संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना, चलना या सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि सार्थक चिन्हों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। मतलब इसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब सूचनाओं और विचारों या भावनाओं को हम लिखित, मौखिक, दृश्य मतलब देखकर, श्रव्य यानी सुनकर, इसके जरिए भी हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। संचार करना, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी संचार करते हैं। जैसे चिड़िया चहचहा के अपनी खुशी प्रकट करती है, शेर दहाड़ कर, एक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो वह संचार करता है। कैसे? अगर उसको भूख लग रही है तो वो रो के अपनी माँ को बताएगा कि मुझे भूख लग रही है, तो वो रो कर अपने बातों का संचार करता है। तो इतना समझ गए आप लोग कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार होता है। संचार मौखिक और लिखित दोनों तरह से होता है। भाषा ही संचार का सबसे पहला माध्यम है। अभी संचार के माध्यम क्या क्या होते हैं? जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, टेलीविज़न, पत्रिका आदि, जो हमारे संदेश को प्रसारित करती है या प्रकाशित करती है। मतलब संचार के माध्यम से हम एक दूसरे से अपना वो बता सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा। संचार के प्रमुख तत्व। संचार के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे संचारक या स्रोत, मतलब संदेश को भेजने वाला। संचारक या स्रोत, जैसे मैं आप लोग को बता रही हूँ तो मैं क्या हुई? आपकी स्रोत। संचार पढ़ाने का मैं स्रोत हुई हूँ, आपकी संचारक हुई हूँ। ठीक है। फिर संदेश का कुटीकरण, एनकोडिंग या भाषावृद्धि। प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए संदेश को भाषा में बांधना कुटीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको ये संदेश दे रही हूँ, मैं संचारक हूँ और मैं आपको संदेश कैसे दे रही हूँ? ये लिख के बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो ये हो गया एनकोडिंग, एनकोडिंग और भाषावृद्धि। ठीक है। फिर हमारा तीसरा है संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। प्राप्तकर्ता को प्राप्त संदेश का अर्थ समझना कूटवाचन कहलाता है। जैसे मैं संचारक हूँ ना, मैं भाषा को लिख कर, समझा कर आपको समझा रही हूँ, और उसको समझना मीन्स आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो वो हो गया संदेश का कूटवाचन। जो मैं समझा रही हूँ उसको आपको समझना। ठीक है। फिर होता है माध्यम। माध्यम यानी मैं किस संदेश से, अपना संदेश आपको किस माध्यम से आपको बता रही हूँ। जैसे मैं आपको अभी अपने चैनल के द्वारा बता रही हूँ, या समाचार पत्र के द्वारा हमको पता चलता है, या रेडियो या इंटरनेट के द्वारा। तो ये कौन सा माध्यम है? जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप यूट्यूब देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, तो वो माध्यम हुआ आपका। फिर हमारा अगला है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन हुआ? आप हुए। जैसे संदेश को समझना और प्रतिक्रिया करना। जैसे मैंने कोई वीडियो बना के भेजा, आपने उसको समझा, फिर आपने कमेंट में लिखा कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया देना। ठीक है। फिर हमारा अगला है फीडबैक। फीडबैक में वही है, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आपने लिखा कि यह अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वीडियो है, तो यह मुझे फीडबैक मिला। फीडबैक यानी जैसे मैंने बनाया, जैसे संचार प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देना। जैसे मैंने वीडियो बनाया, आपको अच्छा लगा तो आप उसका फीडबैक देंगे कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लिखोगे ना कि गुड, वेरी गुड। नहीं अच्छा लगा तो आप वैसे लिखोगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। वैसे ही होता है ये फीडबैक, यानी आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो। फिर अगला होता है शोर या नॉइज। संचार प्रक्रिया में बाधाएं भी आती हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो उसमें कुछ कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है, या फिर कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, या राइटिंग कभी आप लोग को वो हो जाती है। तो ये सब क्या है?
संचार प्रक्रिया में बाधाएं हैं, मानसिक, तकनीकी या भौतिक शोर भी हो सकता है, जिसके कारण आपको संदेश अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये हो जाता है हमारा शोर या नॉइज। और ये भी नेचुरल है। हर जैसे अपन ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो ये क्या है, शोर या नॉइज। ठीक है बच्चों, ये था हमारा संचार के प्रमुख तत्व। समझ में आ गया होगा आपको। मैं श्रोता हूँ और आप संदेश का कुटीकरण समझने वाले हैं। उसी तरह से आप समझोगे ना। और माध्यम क्या है, मोबाइल माध्यम है हमारा। प्राप्तकर्ता, आपने प्राप्त किया, फिर आपने फीडबैक दिया, और उसके बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो शोर हुआ, वो आता है। वो सब हमारे संचार के प्रमुख तत्वों में आएगा। मैंने इसको लिखा भी है बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे संचार के प्रकार। मानव जीवन में बहुत सारी ज़रूरतों में से एक है संचार, है ना। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही होता है। जैसे इसमें कई संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहले जैसे है सांकेतिक संचार। नाम से स्पष्ट है और इसको आप समझ लो बस अच्छे से। सांकेतिक संचार मतलब संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। संकेतों द्वारा, इशारे द्वारा। जैसे आपको अपने फ्रेंड को बुलाना है, आप बोलोगे नहीं, बस इशारे से उसको इशारा कर दोगे कि इधर आ, तो वो हो जाता है सांकेतिक संचार। सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस, है ना। वो खड़ी रहती है और खड़े हो जाते हैं और आपको इशारा करते हैं कि जाओ अपने हाथों के द्वारा, या रुको, वो होता है। या इशारों से एक दूसरे से बात करना होता है, तो सांकेतिक संचार होता है। मौखिक संचार में जहाँ मुख के द्वारा अपने ध्वनियों के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाना, या बोलकर अपने भाव प्रकट करना। जैसे हम बोलते हैं ना, भाषा किसको बोलते हैं, जिसको हम बोलकर या अपने एक दूसरे को भाव को समझकर अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। तो मौखिक संचार यानी मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से हम अपने संदेश पहुंचाते हैं। वैसे ही होता है, जैसे कि हम मान लीजिए इसका उदाहरण मौखिक संचार का, जैसे हम अपने पापा को प्रणाम करते हैं, तो हम पाँव भी छूते हैं, साथ में बोलते हैं ना, प्रणाम पापा। तो ये होता है मौखिक संचार। फिर अमौखिक यानी जिसमें बोलना नहीं है। मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य प्रकार से, जैसे हम लिख कर या चित्रों के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाते हैं। जैसे आप पापा के पाँव छुए, तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ पाँव छूओगे, तो ये भी संचार हुआ ना कि आप पाँव छुए हो, परंतु आप बोलोगे कुछ नहीं। अगर आप बोलोगे तो वो आपका चला जाएगा मौखिक संचार में। ठीक है, यानी अपने भाव व्यक्त करना, परंतु बोल के नहीं, लिख कर या चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करना। फिर होता है अंतः व्यक्तिक संचार। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए, व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। मतलब या तो आप जैसे गाना, पुराना गाना गुनगुनाना, या पुरानी बातें याद करना, या फिर अपने आप से कहना कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, आज मैं ये काम करूंगा, अपने आप से बात करना। ठीक है। इसी में एक और आता है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक में क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में बात करना होता है। ठीक है। अंतः में स्वयं से बात करना होता है, और अंतर्व्यक्तिक में दो व्यक्तियों के बीच बात करना होता है। जैसे आप और आपकी दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अंतर्व्यक्ति। और अगर आप अकेले अपने आप से बात करते हैं, होता है ना कई बार हम अपने आप से ही बात करते हैं, तो वो होता है अंतर्व्यक्तिक। और अंतर्व्यक्तिक में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूँगी बेटा ये पुस्तक देना, और आप मुझे तुरंत दे दोगे, तो मुझे फीडबैक मिल गया। तो ये होता है अंतर्व्यक्तिक। अब एक होता है समूह संचार। समूह संचार यानी जब व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत करना। जैसे हम कक्षा में पढ़ाते हैं, शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो एक साथ बच्चों को पढ़ाना, उनसे विचार विमर्श करना, उनकी जानना कि वो समझें कि नहीं समझे, तो ये होता है समूह संचार। एक साथ जैसे कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना। ठीक है। फिर अगला हमारा मुख्य पॉइंट है जन संचार। जन संचार क्या होता है, जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं, उसे हम जन संचार कहते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों से जन संचार कर रही हूँ ना। मैं एक वीडियो बना के भेज रही हूँ, पर आप लोग कितने सारे लोग आप लोग देखोगे, तो वो हो गया जन संचार। यानी किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना, अपनी राय देना, विचार अपने बताना।
इसके माध्यम भी है, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, रेडियो है, फिल्म है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है। तो ये होता है जनसंचार। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं बताई हूँ। मैं अभी तक क्या बताई हूँ आपको, संचार हूँ, फिर मैंने आप लोगों को संचार, फिर संचार के माध्यम, फिर संचार के प्रमुख तत्व, उसके बाद मैं संचार के प्रकार बताई हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला मुख्य टॉपिक, जनसंचार। जनसंचार नाम से स्पष्ट हो रहा है, जन यानी व्यक्तियों का समूह, संचार यानी अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी एक साथ कई व्यक्तियों को या उनके समूह को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जनसंचार, अब हम जनसंचार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखिए, जनसंचार, संचार के साथ जन, मैंने आप लोग को बताया ना, जन यानी व्यक्तियों का समूह या लोग। जन का अर्थ क्या होता है, लोग, भीड़, समूह। तो संचार के साथ जन शब्द जोड़ने से जनसंचार बन जाता है। जनसंचार यानी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ प्रभावित करना। ठीक है ना, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, आगे हम इसका पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, जनसंचार जैसे कि मान लीजिए 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, है ना, उसको हम लोगों ने टीवी में, टेलीविज़न में लाइव देखा था ना। तो वो होता है जनसंचार। मतलब कोई भी प्रस्तुति एक साथ समूह में लोगों को देखना। जैसे क्रिकेट, हम लोग सब लोग स्टेडियम में जाके क्रिकेट नहीं देख सकते हैं ना। जैसे अभी मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट चल रहा है, हम लोग वहाँ जाके नहीं देख सकते स्टेडियम में, पर हम अपने टेलीविज़न में जनसंचार के माध्यम से घर बैठे ही बैठे उस क्रिकेट का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे यही सब आते हैं इसमें, समाचार, टीवी, यही सब आते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की विशेषताएं में सबसे पहला आएगा फीडबैक का अभाव। ठीक है, फीडबैक मैंने बताया ना, जैसे जानना, जैसे कक्षा में शिक्षक ने आपको पढ़ाया, फिर शिक्षक आपसे पूछते हैं ना कि आपको बच्चों समझ में आया, तो आप लोग फीडबैक देते हो। अगर आपको समझ में आता है तो आप बोलते हो यस मैम या यस सर, और नहीं आता है तो आप बोलते हो सर एक बार फिर से समझा दीजिए। तो ये होता है फीडबैक। मतलब बच्चों को पढ़ाना और उनसे पूछते हैं जो हम टीचर, उसको बोलते हैं फीडबैक। देखिए, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना, जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जनसंचार में श्रोता में सुनने वाले, पाठकों और दर्शकों में देखने वालों का दायरा बहुत व्यापक होता है, जिससे दर्शकों को पत्रों के द्वारा ही लोकप्रियता का पता चलता है। अब इसका उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा समझा रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि टीवी में आप लोग को मूवी का देख लीजिए। ठीक है, कौन सी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है, कैसे मिलता है वो अवार्ड, सब लोग अपना अपना पसंद बताते हैं ना। जैसे इस मूवी ने, मान लीजिए अक्षय कुमार की मूवी ने इतने करोड़ कमाए हैं, तो उसके अनुसार ही पता चल जाता है फीडबैक कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छी है। और कुछ मूवी होती है जो नॉर्मल कमाती है, तो उसके द्वारा हमको फीडबैक का पता चल जाता है। जैसे कि न्यूज़ चैनल का भी एक होता है ना, जो न्यूज़ चैनल हम ज़्यादा देखते हैं, या जो सीरियल जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम ज़्यादा देखते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा देखते हैं तो एक पता चल जाता है ना, फीडबैक तुरंत मिल जाता है तारक मेहता का कि हाँ ये सबसे फेमस चैनल है। समझ में आ गया। पर इसमें अभाव रहता है, क्यों, क्योंकि हमको तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है। हम तारक मेहता अभी देखें, हम तुरंत फीडबैक नहीं देंगे, जब लोग उसको बार बार देखते हैं तब हमको फीडबैक मिलता है ना। तो समझ में आ गया कि फीडबैक का इसमें अभाव रहता है। दूसरा इसमें विशेषताएं हैं सार्वजनिक। जनसंचार की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य सीधा संपर्क नहीं होता है। मतलब जैसे हम टीवी देख रहे हैं और संचारक वहाँ से प्रस्तुत कर रहा है, तो हमारा संचारक के साथ डायरेक्ट संपर्क कुछ नहीं होता है। कैसे, एक ही कार्यक्रम एक ही समय में सब जगह दिखता है, तो ये सबके लिए रहता है
है ना। जैसे पापा लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखते हैं, बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कार्टून देखते हैं, और मम्मी लोग होते हैं वो ज़्यादा सीरियल देखते हैं। तो ये सब सार्वजनिक में सबके लिए उसमें रहता है जनसंचार में, बच्चे बड़े बूढ़ों सबके लिए रहता है, सब अपनी पसंद का देखते हैं। मतलब ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए जनसंचार होता है। ठीक है। अब देखिए अगला है औपचारिक संगठन। जनसंचार में सभी माध्यम किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, है ना। जैसे कोई भी, जैसे आप एक सीरियल भी बनाओगे तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं, उसमें बहुत सारे किरदार जो हमको टीवी में दिखते हैं, और ऐसे बहुत सारे किरदार होते हैं जो हमको टीवी में नहीं दिखते, मतलब वो टीवी के पीछे का काम पूरा करते हैं। जैसे कोई कैमरामैन होता है, ड्रेस मेकर होता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो होता है औपचारिक संगठन। मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, इसमें पूरे एक संगठन का योगदान होता है। जैसे समाचार पत्र, समाचार पत्र का उदाहरण है, जैसे रिपोर्टर वो सूचना इकट्ठा करके लाएगा, फिर यहाँ देगा, फिर वहाँ पे संपादक उसको चेक करेगा, बहुत सारे किरदार होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा औपचारिक संगठन। अगला है द्वारपाल की भूमिका। द्वारपाल की भूमिका में जनसंचार माध्यम में द्वारपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वारपाल प्रसारित या प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है कि कौन सी सामग्री कब वो होगा। जैसे मतलब वो अपने अकेले के वो उसके लिए नहीं, मतलब एक द्वारपाल होता है जो पूरा देखता है पहले, उसके बाद वो वीडियो को सेलेक्ट करता है, उसके बाद ही वो आगे करता है उस वीडियो को। ठीक है। तो ये हो गया हमारे द्वारपाल की भूमिका हो गई विशेषता में। फिर हमारा अगला मुख्य पॉइंट है जनसंचार के कार्य। जनसंचार के क्या क्या कार्य होता है। जनसंचार के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे सूचना देना, है ना। जनसंचार के माध्यम से हमको सूचना मिलती है, देश विदेश की खबरें मिलती हैं। फिर अगला पॉइंट है शिक्षित करना। अब देखिए जैसे अभी सब क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो हमको ये शिक्षित कर रहा है ना जनसंचार। शिक्षक बैठ के पढ़ा रही है, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो यह जनसंचार के माध्यम से तो है। तो जनसंचार माध्यम जनता को शिक्षित व जागरूक करते हैं, जैसे वो समाचार के साथ हमको नई नई जानकारी देते हैं। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। फिर है अगला मनोरंजन करना। ये भी आप समझ गए होंगे, जनसंचार के माध्यम से हमें मनोरंजन होता है। मनोरंजन का प्रमुख साधन है जनसंचार। जैसे आज भारत में अधिकांश जनता इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का उपयोग करती है, मनोरंजन करती है। जैसे सीरियल है, उससे हमें खुशी मिलती है, देख के हम खुश होते हैं। ठीक है। फिर अगला है एजेंडा तैयार करना। एजेंडा तैयार करना मतलब जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी मुद्दे को व्यापक महत्व देकर उस समाज को नई दिशा की और मोड़ने का कार्य करता है। मतलब अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उसके बारे में जनसंचार की मुख्य कार्य है कि उसके बारे में लोगों को बताना, सूचना देना। एक मुख्य उद्देश्य लोग बना लेते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ बताना है, तो लोग एक एजेंडा तैयार करते हैं, मीन्स कैसे कैसे आप ये सब खबरें आप तक पहुँचेगी। ठीक है। फिर अगला है निगरानी करना। ये भी बहुत प्रमुख कार्य है इसका। क्यों? क्योंकि जनसंचार माध्यम से लोकतंत्र का पहरेदार होता है ना। कहीं भी कुछ होता है तुरंत रिपोर्टर पहुंच जाते हैं पूछने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये क्या करता है, निगरानी करता है कि कहाँ कोई घटना हुई, है ना, वहाँ तुरंत आप तक वो समाचार पहुँचाने का कार्य करता है। जिसमें सरकारी व संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। अगर सरकार या संस्था या संगठन कोई गलत कार्य करता है तो उन लोगों को सामने लाने का कार्य भी करता है। इसमें अगला पॉइंट है विचार विमर्श का विशाल मंच। इसमें जैसे जनसंचार के माध्यम से लोकतंत्र में विभिन्न विचारों का आदान प्रदान होता है। जिससे आप लोग देखे होंगे ना कि जैसे मान लीजिए मंत्रियों के बीच में मीटिंग होती है, तो ये एक विशाल मंच है। लोग जैसे मान लीजिए भाजपा, कांग्रेस, अन्य वो सब के बीच में एक विचार विमर्श होता है। तो ये सब भी इनका कार्य है। किसका कार्य है? जनसंचार का कार्य है। तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए हैं। अब हमारा अगला है जनसंचार के प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या क्या है? पहला है जैसे परंपरागत माध्यम और दूसरा है आधुनिक माध्यम।
परंपरागत माध्यम मतलब परंपरागत माध्यम को लोक माध्यम भी कहते हैं। जैसे इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से हुई है। चित्रों, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, काव्य, लोक कथाएं, लोक संदेश आदि के द्वारा अपना संदेश देना। मतलब जो पुराने समय से चली आ रही, जैसे पहले सांकेतिक एक चित्र बना दिया जाता था, जैसे आपको रास्ता इधर है तो एक एरो बना देते थे, है ना। तो ये परंपरागत माध्यम है जो अभी वो भी चल रहा है। और आधुनिक माध्यम क्या होता है? आधुनिक काल में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और क्रांति लाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक जनसंचार में जैसे हमारा आएगा डाक तार माध्यम, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। डाक तार मतलब अब पत्र एक दूसरे को देना, ठीक है ना। और प्रिंट माध्यम के अनुसार जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल मतलब जैसे पहले आपको हैंडबिल कैसे मिलता था, हाथ से लिख के देते थे, परंतु आजकल प्रिंट आउट वाला हैंडबिल मिलता है। पैफलेट मतलब अगर किसी नया शोरूम का उद्घाटन हुआ है तो वो न्यूज़पेपर में पैफलेट डाल देते हैं, तो उसके माध्यम से आपको मिल जाता है। फिर हमारा अगला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जैसे श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, जैसे रेडियो में बात करके एक दूसरे को संचार करना, एक दूसरे के भावों का, विचारों का आदान प्रदान करना। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ट्रांसमीटर। वैसे ही दृश्य, दृश्य में क्या क्या आएगा, जैसे फैक्स, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर मतलब देखकर। और दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब होता है देखना और श्रव्य मतलब होता है सुनना। जैसे टेलीविज़न, फिल्म, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है संचार और जनसंचार। अब बच्चों मैंने इसके क्वेश्चन आंसर बना के आपके पीडीएफ में भी डाल दिया है, सॉरी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, जिसमें से आप जाके इनके प्रश्नोत्तर आराम से देख सकते हैं और उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सब इम्पॉर्टेंट और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का और आपको लिख के भेजने का। तो आज का हमारा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको संचार और जनसंचार दोनों के प्रश्नोत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। आप इसके द्वारा अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला जो मैं आप लोग को संचार और जनसंचार पार्ट 2 बना के भेजूंगी, उसमें मैं छोटे छोटे प्रश्नोत्तर भेजूंगी। जैसे सबसे पहला संचार का हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये सब मैं छोटे छोटे प्रश्न आपको लिख के समझाऊंगी और आपको दूंगी। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का ढंग आपको सरल लगे, तो आप मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ जो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत सरल शब्दों में समझाऊँ। चाहते तो बच्चों सब हैं, पर बच्चों को समझ में कैसे आता है, सरल शब्दों में अगर आप उनको समझा दो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उम्मीद करती हूँ आप आज संचार और जनसंचार का बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।